तो मैम, डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, न्याय एक अर्थ में मिला है, क्योंकि जो आप उनकी भाषा पढ़िए तो जस्टिस नागरत्ना जी जो इस फैसले की राइटर हैं, और जो दोनों की बेंच का ये फैसला है, इसमें उन्होंने सरकार पर भी बहुत साहस के साथ कड़े कमेंट्स दिए हैं, और काफी लताड़ा है उसमें। उस अर्थ में जो हम आज माहौल देख रहे हैं, जहां पर कि इस तरह से हम जजेस को भी बोलते नहीं देख पा रहे हैं, जबकि उनका हक भी बनता है और हमारी उम्मीद भी है, और डेमोक्रेसी की आधारशिला ये है कि वो इसी तरह बेबाकी से बोले। तो एक ज्यादा संतोष की जो एक बात है, बहुत सी अपेक्षाएं अभी शायद हमारी फिर टूटेंगी, आपके जो वक्तव्य आपने दिया उससे भी ये लगा, तो वो तो हम आगे देखेंगे और तब भी लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके का जजमेंट अभी दिया गया है, उसमें सरकार को भी कटघरे में रखा गया है, और ये हमारे लिए संतोष की और आशा की किरण बनती है उस वक्त में जबकि हम अदालतों के पास भी जाना निरर्थक समझने लगे थे। दूसरी बात यह है कि जो उनको वापस जेल भेजने का ऑर्डर है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो कोर्ट में नहीं पेश की गई थी। उस हिसाब से जो न्याय अब हमें जिन दरवाजों को खटखटाना चाहिए, लेकिन जहां तो पक्का है कि हमारी उम्मीद पूरी नहीं होगी, वो है कि गुजरात की सरकार उनके लिए क्या करती है। आज ही मुझे किसी ने बताया कि बिल्किस बानो जहां रहती थी, जहां बहुत समय से उनकी रिहाइश थी और आसपास जान पहचान थी, उनके दुश्मन भी उन्हीं के घर के पास रहते थे, लेकिन जिन्होंने ये अपराध किया, लेकिन और तमाम उनके सपोर्टर्स, उनको पनाह देने वाले भी लोग, उनको लेकिन डर के मारे अपनी जगह छोड़ के कहीं और दर-बदर होना पड़ा है। ये जब वो पिटीशन फाइल किया उसके बाद ही। तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है, ये एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य बनता है कि उनको वो सुरक्षा देते, आश्वासन देते, ये भरोसा देते कि वो इस देश की नागरिक हैं, वो न्याय की तलाश में हैं, और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी न्याय की आशा को टूटने ना दें, उसको बरकरार रखें। लेकिन जहां वो है वहां हम सबको पता है कि उम्मीद नहीं ली जाती। फिर भी हम उसकी बात जरूर करेंगे जो हमें चाहिए। चाहिए यही कि चाहे जैसी सरकार हो, चाहे जिस आइडियोलॉजी की हो, ये उसका कर्तव्य बनता है कि न्याय की तलाश में भटकते व्यक्ति को, और वो भी व्यक्ति जिसके ऊपर दुनिया के सबसे जघन्य अपराध, दुनिया में जो सबसे खराब अपराध माने जा सकते हैं, सबसे बड़े अपराध माने जा सकते हैं और नफरत वाले अपराध माने जा सकते हैं, वो दोनों के दोषी ये 11 लोग पाए गए थे, 12 पाए गए थे, एक फौत फरमा गए, जो 11 बचे यही पाए गए थे। तो उस दृष्टि से सामाजिक दृष्टि पर और एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू में उनको न्याय नहीं मिला है। लेकिन हम आज के फैसले की बात करें तो मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था, खास तौर से आज के वक्त में, जबकि हम एक के बाद एक फैसले ऐसे दे रहे हैं जो न्यायालय के, नहीं माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, ये कंटेम्प्ट भी माना जा सकता है, पर वो खतरा उठाना होगा कहने के लिए कि हम एक के बाद एक ऐसे फैसले पा रहे हैं जो कि न्यायालय से आए नहीं मालूम देते हैं, बल्कि सेक्रेटेरिएट से आए पाए जाते हैं। नहीं, ठीक है, ऐसी सूरत में आप खुश हैं कि कम से कम ये तो हुआ जितना मिला। लेकिन ये बताइए, इस तरीके के लोग जिनको, और सोसाइटी के लोग जिन लोगों ने इनको ऐसे वेलकम किया था जब ये छूट के जेल से आए थे, जैसे कि कोई बड़े भारी हीरो, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये राजनीति इतनी ऊपर हो गई है कि ये समाज की जो बेसिक मोरालिटी है उसको सब दरकिनारे करके और इस किस्म के रेपिस्ट को स्वागत कर रहे हैं, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं मैडम? देखिए, जिस देश में बलात्कारियों का अभिनंदन हो, आरती उतारी जाए, और वो उस पार्टी के लोग उतारे आरती जो कि जिनका कर्तव्य है, जिनका धर्म बनता है अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, इससे बुरा दिन तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतना अंधेरा काल हम सोच भी नहीं सकते हैं।
पर ये तो है ही कि हम एक बहुत अंधेरे युग में जी रहे हैं। हमें याद आता, हम लोग सोचते थे कि जब अरस्तू को जहर का प्याला दिया गया होगा, जब उसके दोस्त ने ही पकड़ाया था जहर का प्याला, या जब ब्रूनो को जलाया गया होगा, गैलीलियो के साथ जो भी हुआ किया गया होगा, हमारे यहाँ दलितों के साथ जो हुआ वो कैसा वक्त रहा होगा, उसमें रहने वाले लोग कैसे होते होंगे, कैसे झेलते होंगे और क्या बोलते होंगे या नहीं बोलते होंगे, मरे लोग थे या जिंदा लोग थे, हम आज भी यही सवालों से रूबरू हैं। इतना ऐसा वक्त है जहां पर कि ये तो 11 लोग जो बिल्किस बानो केस में छोड़े गए, जिनकी आरती उतारी गई, फहरिस्त तो बहुत लंबी है और सबको सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है, राम रहीम से लेकर के चिन्मयानंद तक का। और वो लंबी कम से कम 15-16 वो केसेस हैं जहां पर कि आरोप कत्ल के और रेप के हैं, कुछ में सिद्ध भी हो गए हैं, जैसे राम रहीम वाले में सजा भी सुनाई जा चुकी है, सिद्ध हो गए अपराध, उनको बार बार फरलो क्यों मिल रहा है, उनको वोटिंग के समय क्यों बुलाया जाता है, फिर रूलिंग पार्टी के लोग उनके दरबार में क्यों जाते हैं, ये सारे सवाल जनता के सवाल हैं। पर जनता वो सवाल कैसे पूछेगी अगर सवाल पूछना देशद्रोह माना जाता है। आज यही हो रहा है कि सवाल पूछना ही देशद्रोह है, जबकि वो नागरिक का केवल अधिकार नहीं है बल्कि नागरिक का कर्तव्य है। वो इसलिए कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमसे जिंदा रहेगी, पार्टी से जिंदा नहीं रहेगी। और उस जिंदा रखने के लिए अगर हमारी बोलती बंद की जाएगी, हमें जेल में डाला जाएगा। कोई अंडा सेल में पड़ा है सालों से, कोई जो सिर्फ दीवार देख सकता है, आकाश तक नहीं देख सकता है, वो सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ क्रिटिसिज्म किया था सरकारी योजनाओं का। तो ऐसे वक्त में कितने लोग क्या आप लोग आगे जो इसको परस्यू करेंगे ये इस पेटिशन को, तो इसमें देखिए हम लोग इसको आगे जोर देंगे इस बात पे कि इनको सजा की माफी दी ही नहीं जानी चाहिए। देखिए ये तो चूंकि एक कानून है कि कंसीडर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि रेपिस्ट के लिए बिल्कुल कानूनन मना है या वहां भी कुछ हो सकता है, तो मैं लॉ के पॉइंट पे नहीं बोलूंगी। मुझे कानून का अंदाज नहीं है, लेकिन आइडियली मुझे लगता है नहीं होना चाहिए जहां सिद्ध हो चुका है, क्योंकि इससे बुरा अपराध क्या हो सकता है। पर ये दुनिया का इतिहास है और बहुत लोग कह चुके हैं, ये मेरा कोई मौलिक वक्तव्य नहीं है, कि जितने भी युद्ध होते हैं वो औरत की देह पे लड़े जाते हैं, और वो चाहे कम्युनिटी के बीच में हो, दो परिवारों के बीच में हो, दो राज्यों के बीच में हो, दो राष्ट्रों के बीच में हो, औरतों के देह पर युद्ध राजशाही के समय से लेकर के और लोकतंत्र तक में लड़े गए हैं, आज भी लड़े जा रहे हैं। तो बिल्किस बानो और वासिद दर्जनों वहां की स्त्रियां हैं गुजरात की जो न्यायालय जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाई हैं। वे सब हमारी नजर उन पर जानी चाहिए और उन सब के साथ यही हुआ है। ऊपर से आप जख्म में नमक छिड़क रहे हो उनको संस्कारी कह के और उनका आरती उतार के। क्या यहाँ पर सरकार का कर्तव्य नहीं बनता था उन लोगों को? हम अगर ये कहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो हम पे देशद्रोह का चार्ज चलता। हम जब ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें मिलजुल के रहना है, तो इसे देशद्रोह समझा जाता है। और कोई रेपिस्ट की आरती उतारता है तो वो उनका सम्मान किया जाता है, उनकी तरफ सरकार खड़ी नजर आती है। तो इस समय में हम सब अपनी जगह खड़े हो, मिलकर के लड़े और हम बहुत थोड़े लोग हैं, तो इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। शरद जी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।